Hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 5.6. हम जो काम कर रहे हैं एक्चुअली द चैप्टर इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट और इसके साथ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं. कलेक्टिवली दिस चैप्टर कैन बी नेम्ड एज financial statement. Before starting of any question, we used to have a habit of reading the question thoroughly so that we can understand that what elements are to be included and what are those aspects which should not be included in our question. Reason क्या है कि हम जिस चैप्टर को कर रहे हैं वो चैप्टर यहाँ पर एक ही फॉर्मेट को फॉलो करता है और वो फॉर्मेट आपके सामने अब दिख रहा है. अब होगा क्या कि जब एक जैसा फॉर्मेट आप कंटिन्यूसली उसको फॉलो कर रहे हैं तो समटाइम्स जो एलिमेंट्स इंक्लूड करनी है क्वेश्चन में उसके बारे में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा और कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना होगा. समटाइम्स परचेजेस वुड बी मिस्ड. फॉर एग्जांपल जस्ट आई एम गिविंग यू अ हिंट. समटाइम्स वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इज मिस्ड इन द क्वेश्चन. बाज़ का ये होगा कि एक्चुअल एफ एच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. समटाइम्स अप्लाइड एफ एच वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. तो आप अगर डायरेक्ट फॉर्मेट लिख देंगे, चूँकि आपको पता है कि फॉर्मेट तो एक जैसा है और बाद में आपको पता चले कि कुछ एलिमेंट्स को तो इंक्लूड नहीं करना था और कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू इन एग्जामिनेशन टू एडिट योर क्वेश्चन या टू रीडू योर क्वेश्चन. इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. तो इसलिए इट्स अ बेटर प्रैक्टिस रीड योर क्वेश्चन. चाहे आप थोड़ा सा टाइम लें, क्योंकि आप अगर कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस के अंदर हैं तो व्हाट वुड हैपन कि आप उसको एक 15 to 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर जज कर लेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है. तो नॉर्मली वो सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में होते हैं जो एग्जामिनेशन में आने होते हैं. आउट ऑफ द कोर्स आउट ऑफ द वे तो नहीं हो सकते. हाँ, ये है अमाउंट थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी या नाम बदल जाएंगे तो इट इज़ एक्सेप्टेबल, मगर जो एक कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा. तो इसलिए थॉरो रीडिंग. अच्छा, अब बुक में हमें जो एक प्लस पॉइंट मिलता है वो ऊपर हेडिंग हमारे पास है और उसमें उसने लिखा हुआ है चेंजेस इन इन्वेंट्री. यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको मिलेगी. आपको जब फॉर्मेट आप देखते हैं तो हर जगह पर यहाँ चेक करें जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है व्हाट इज ओपनिंग. यहाँ पर देखें लास्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है क्लोजिंग. फिर देखें लास्ट ओपनिंग लास्ट क्लोजिंग. अब आप ऊपर जाएं तो वहाँ पर ओपनिंग सबसे लेफ़्ट पे देखें ओपनिंग और यहाँ पर देखें क्लोजिंग. तो ये चेंजेस हैं इन्वेंट्री में कि ऊपर ओपनिंग में कुछ होता है और क्लोजिंग में कुछ होता है. इन चेंजेस इन इन्वेंट्री को तो हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और पांचों ही क्वेश्चन के अंदर हमने ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा और उसमें ओपनिंग की कोई और प्राइस होती है और क्लोजिंग की कोई और प्राइस होती है. तो वी आर यूज टू डू दैट स्टफ चेंजेस इन इन्वेंट्री. देन वाई a specific heading has been mentioned. तो थोड़ा सा ट्विस्ट इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि आपको नॉर्मली हर क्वेश्चन के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग की वो मेंशन होती हैं, मगर ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग है इसमें चेंज तो मेंशन है मगर वन साइडेड चेंज है. बाकी सारे क्वेश्चंस में ओपनिंग की अलग अमाउंट होती है और क्लोजिंग की अलग अमाउंट होती है. बट व्हाट वुड हैपन ओवर हियर, यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग की एक ही अमाउंट होगी और उसमें से आपने जज करना है कि चेंज क्या आई है. अच्छा, आप चेंज को समझने के लिए हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ. अगर इफ़ लेट से यू आर अ स्टूडेंट एंड यू आर सेड बाय योर टीचर दैट यू हैड बिकम इंटेलिजेंट या यू आर स्कोरिंग मोर मार्क्स, तो ये हमें कैसे पता चलेगा सिंगल स्टेटमेंट से कि उसने अब ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं या अब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया. ये एक लाइन है, यू हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट, सिंगल लाइन है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने ज़्यादा मार्क्स कैसे लिए या हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो अब ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया. तो अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ज़रूर वो पहले कम इंटेलिजेंट होगा जिसकी बेस पे अब कहा जा रहा है कि नहीं नाउ ही इज़ मोर इंटेलिजेंट. और मार्क्स के हिसाब से जब बात की जा रही होगी तो ज़रूर उसने पिछले किसी सेटअप में कम मार्क्स लिए होंगे, अब उसने ज़्यादा मार्क्स लिए होंगे. तो पिछले से क्या मुराद, ओपनिंग होगा. इसका मतलब है जब भी आप चेंज को रेफ़र करेंगे कि चेंज आ गई है चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसमें ज़रूर ओपनिंग होगा. और क्लोजिंग का मतलब अभी प्रेजेंट है, इस वक्त क्या सूरत हाल है वो है. अब अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है आप इंटेलिजेंट हो गए, तो वो आपसे ये कह रहा है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो आप लिखेंगे
कि आप मोर इंटेलिजेंट हैं। अब ये सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। वो आपसे कह रहा है कि आप मोर इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो कैसे कहेगा? वो फ्यूचर के अंदर उतना इंटेलिजेंट नहीं दिख रहा होगा जितना इंटेलिजेंट अब दिख रहा है। तो ओपनिंग में फिर क्या होगा? वो फिर लेस इंटेलिजेंट होगा, तभी तो क्लोजिंग के अंदर वो मोर इंटेलिजेंट दिख रहा है। होपफुली आप इस अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे साथ हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आप फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई, आप इसको ना देखें। अगर कोई बंदा आपसे ये कहता है कि अब तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो, यानी क्लोजिंग में कह रहा है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया, तो कैसे ये वो कह रहा होगा? क्योंकि उसके पास कुछ हिस्ट्री होगी, कोई पुरानी बात होगी, पुराने वक्तों में फिर आपने लेस इंटेलिजेंट शो कराई होगी, मार्क्स आपके कम आए होंगे, पार्टिसिपेशन कम होगी। तो आपको पता चल गया कि जब भी वो मोर या लेस कहेगा, वो इस वक्त की बात करेगा और उसका रेफरेंस होगा कि पिछले किसी वक्त के अंदर आपकी सिचुएशन क्या थी और अब क्या डेवलप हो गई है। तो वो मोर भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। अब जो आपने रूल अपनाना है कि जितनी भी चेंजेस होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज, यही हो सकता है ना अमाउंट में। तो या तो अमाउंट बढ़ सकती है या अमाउंट कम हो सकती है। इंक्रीज और डिक्रीज की जो भी चेंजेस होंगी उनको आपने एसोसिएट करना है क्लोजिंग के साथ। ओके, एक तो ये बात आपने समझ ली। अच्छा, अब हम इसको ज़रा अमाउंट्स के साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपका माइंड और क्लियर हो जाए। तो नीचे करते हैं, वो लिखा रहने देते हैं। एक चीज़ होती है ओपनिंग और एक चीज़ होती है क्लोजिंग, और वो आपसे दोनों चीज़ें नहीं डिस्कस कर रहा, बस वो आपसे ये कह रहा है कि अब अमाउंट कम हो गई है। अगर वो इस वक्त आपसे कह रहा है कि अमाउंट कम हो गई है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहले ज़्यादा थी। कितनी कम हो गई है? समझ लें कि वो इस वक्त आपकी अमाउंट 2 कम हो गई है। तो 2 कम कैसे हुई? इसका मतलब है कि अगर क्लोजिंग में 10 थी और ये कम हो गई है, तो फिर ओपनिंग में ज़्यादा होगी, यानी 12 होगी। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको IQ लेवल कहते हैं, यूँ समझ लें कि हम इनडायरेक्टली इस बात को समझ रहे हैं। अगर जिनके पास IQ है तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस बात को कि अगर कोई बंदा कहता है कि कोई चीज़ कम हो गई है, तो कम कैसे होगी? जब पिछले किसी वक्त में ज़्यादा होगी। तो अगर वो ज़्यादा होगी, तो अब आप साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि साइंस को कैसे लगाना है। अगर यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि इंक्रीज़ है, लेट्स से, दोबारा समझिएगा ज़रा बात को। अगर वो आपसे ये कह रहा है कि इस वक्त इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ का मतलब क्या कि क्लोजिंग इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर साइन कौन सा होगा? माइनस का। और जाहिर है कि इस वक्त अगर इंक्रीज़ हो गया है तो ओपनिंग में कम होगा, ओपनिंग का साइन होता है प्लस का। अच्छा, अब ये प्लस ले नहीं रहा उस तरह से, तो ऐड लिख देते हैं। ओपनिंग का साइन होता है ऐड और क्लोजिंग का साइन होता है माइनस की बजाय यहाँ पे लेस लिख देते हैं। अच्छा, अब आपने मेरी बात गौर से समझनी, हमने एक फ़ैसला करना है। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, तो लेकिन बेहतर है कि इसको फ़ैसला करें। इंक्रीज़ का मतलब ये हुआ कि इस वक्त इंक्रीज़ है, यानी क्लोजिंग वाला इंक्रीज़ है, क्योंकि उसने ओपनिंग में देखा था आप तब कम थे। क्लोजिंग के साथ साइन कौन सा होता है? लेस का। इसका मतलब जब ओपनिंग और क्लोजिंग को मैच करेंगे तो क्लोजिंग ज़्यादा, यानी लेस का साइन ज़्यादा। और जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो साइन किसका आता है? बड़ी रकम का। और बड़ी रकम यहाँ कौन सी है? क्लोजिंग, जिसका साइन माइनस का है। तो आपने इसके साथ जब भी इंक्रीज़ का वर्ड आएगा आपने साइन माइनस का लगा देना। ले जी, ये हमारी इम्पोर्टेंट मैटर था। तो आपने यहाँ से ये बात सीखी है कि जब भी इंक्रीज़ का वर्ड आएगा वहाँ पर साइन आपने माइनस का शो करवाना है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग एक तरफ रहेगी। अब आपने इसको अपने लिए फ़िक्स कर लेना है कि अगर इंक्रीज़ का वर्ड आएगा तो मैंने उसके साथ माइनस का साइन लगाना। अब इसी तरह से आप डिक्रीज़ भी समझेंगे। अगर कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है तो उसका क्या मतलब है कि उसके हिस्ट्री मौजूद होगी, इस वक्त डिक्रीज़ हो गई है, यानी कि क्लोजिंग में डिक्रीज़ है तो ज़ाहिर ओपनिंग में ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग बड़ी होगी चीज़। ओपनिंग का साइन कौन सा? ऐड। और जब डिफरेंस लेते हैं तो बड़ी रकम का साइन लगाते हैं, और बड़ी रकम कौन सी है? ओपनिंग। ओपनिंग का साइन प्लस। तो जब भी डिक्रीज़ होगा आपने इसके साथ हमेशा प्लस का साइन लगा देना है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग अब क्रिएट हो गई है। आपने दो चीज़ें सीखी हैं, एक इंक्रीज़ और एक डिक्रीज़, और फैसला हमेशा यही करना है
कि जब कोई इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी तो माइनस का साइन, जब कोई इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी तो प्लस का साइन। आप यहाँ पर लेक्चर को पॉज करें और थोड़ी देर के लिए ना इसको रिपीट करें। इंक्रीज़ के साथ माइनस, डिक्रीज़ के साथ प्लस, इंक्रीज़ के साथ माइनस, डिक्रीज़ के साथ प्लस, कुछ इसको 2-3 दफ़ा दोहराएं और फिर आप दोबारा वापस आ जाएं। हम आगे चलते हैं और पॉज करके जब आएंगे तो आपको यहीं पे मिलेंगे। इंक्रीज़ हो रहा है माइनस के साथ और डिक्रीज़ हो रहा है प्लस के साथ, ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। हमने ये चीज़ इसलिए पढ़ी कि हमारी हेडिंग है चेंजेस इन इन्वेंट्री, और उसके लिए इंक्रीज़ को आपने माइनस करना है और डिक्रीज़ को आपने प्लस करना है। डिसाइड हो गया। अब हम रूटीन में अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एज इट इज़ वो पहले उस इंडस्ट्री का नाम ले रहा है और कुछ एक्सप्लेनेशन ईयर की हो रही हैं। यहाँ पर आपके पास जो काम की चीज़ आई है वो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 534800। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। क्वेश्चन में जाएं और वहाँ पर परफॉर्मे में सबसे ऊपर परचेजेस आपके पास होती हैं, वहाँ जाएं। परफॉर्मे में ये परचेजेस हैं, इसके सामने आपने अमाउंट लिखनी है। एंड हाउ मच अमाउंट इज़ 534800। अमाउंट पोस्ट करते हैं 534,800 और 534,800। हमने ये वाली लाइन अभी पढ़ी है, अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं। ड्यू टू डिफेक्टिव क्वालिटी ऑफ मटीरियल ₹16,200 आर रिटर्न टू सप्लायर। फिर इंपॉर्टेंट मैटर आ गया कि रिटर्न टू सप्लायर हमारे पास आ रहा है और उसकी अमाउंट है 16,200। तो आप सबसे ऊपर जाएं, वहाँ पर परचेजेस के साथ रिटर्न्स लिखी हुई जिसके साथ साइन माइनस का है, यहाँ आपने मेंशन करनी है और अमाउंट है 16,200। आप पुट करें अमाउंट 16,200। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, जो वैल्यू जिस तरीके से आ रही है वही वैल्यू आप पुट करते जा रहे हैं। हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया था कि उसको रिटर्न टू सप्लायर किया हुआ है। आगे है डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द अकाउंटिंग ईयर इज़ दिस एंड दैट। अच्छा, चूँकि अब आप देखें पहले वो डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं और उसके बाद वो एफओएच की बात कर रहा है और उनके सामने दो अमाउंट्स हैं, तो जाहिर है फिर रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पहली रकम जो है वो डायरेक्ट लेबर है और दूसरी रकम जो है वो एफओएच है। तो पहले आप डायरेक्ट लेबर पोस्ट करते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्ट लेबर ये है और इसके सामने इसकी अमाउंट 227,900 आप पुट कर दें, वही है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी अमाउंट वो कह रहा है कि एफओएच है, वो है 185,600। आप जाएं क्वेश्चन के अंदर और ये आपके पास एफओएच है, इस जगह पे आप अमाउंट लिख दें 185,600, 1,85,600। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने यहाँ तक की रीडिंग कंप्लीट कर ली हुई है जिसके अंदर लेबर और एफओएच को लिखा हुआ है। आगे अब हम पढ़ें डाटा इन्वेंट्री इज़ एज गिवन। लें जी, ये हमारे चीज़ें जो हैं वो काम की आई हैं। यहाँ पर मटेरियल इन्वेंट्री लिखी हुई है और जनवरी 1 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मटेरियल इन्वेंट्री है लेकिन उसके साथ जनवरी 1 लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब हुआ, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है 56,800। चूँकि इन्वेंट्री है, हमने सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्वेंट्री भी, स्टॉक भी और मटेरियल भी, और उसके साथ डेट फर्स्ट लिखी हुई है, तो इसलिए ये ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास आएगी। मटेरियल इन्वेंट्री जनवरी की 56,800, 56,800 पोस्ट करें। हम क्या कर रहे हैं, जो बुक से चीज़ें नज़र आ रही हैं सिर्फ लिखते जा रहे हैं। आगे वो मटेरियल इन्वेंट्री की ही बात कर रहा है लेकिन वो कह रहा है दिसंबर 31 है। दिसंबर 31 का मतलब क्लोजिंग है और क्लोजिंग में आपके पास है 36,400। यहाँ पर आएँ, ये क्लोजिंग स्टॉक आपने लिखा हुआ है और इस जगह पर आपने अमाउंट पोस्ट करनी है जो कि है 36,400, 36,400 पोस्ट कर दिया। और राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं। वहाँ पर अमाउंट्स अभी ख़त्म नहीं हुई। लें जी, ये आपके पास जो हमने शुरू में काफ़ी हार्ड वर्क के साथ अपना कॉन्सेप्ट सीधा किया था, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो रही है और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री डिक्रीज़ हो रही है। और इंक्रीज़ के लिए आपको अभी मैं याद करवाया है, अच्छी तरह से समझा दिया है कि जब भी इंक्रीज़ होगा तो उसके साथ साइन कौन सा होगा, यहाँ पे पढ़ लें। इंक्रीज़ के साथ साइन माइनस का, डिक्रीज़ के साथ साइन प्लस का। फ़िलहाल हम पुट करते हैं और उसके बाद दोबारा इसको रिपीट करते हैं। इंक्रीज़ के साथ बहरहाल साइन माइनस का लगना है। अब यहाँ पे हैं और वो बात कर रहा है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की और वो इंक्रीज़ हुई है।
तो इंक्रीज़ के साथ आपने साइन माइनस का लगाना है। कितनी इंक्रीज़ हुई है? 24,550 क्वेश्चन में है। और वर्क इन प्रोसेस ये इन्वेंट्री की जगह पर आपने यहाँ अमाउंट लिखनी है और वो है 24,550 और आप यहाँ लिख दें 24,550। ऑलराइट, इसके साथ एहतियातन जो है आप साइन मेंशन कर दें कि ये इंक्रीज़ हुआ है तो माइनस करना है। चलें इसको लिख भी लेते हैं। ये सिर्फ याद दहानी के लिए लिख रहे हैं, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू इंक्रीज़, इसको आपने माइनस करना है, जगह ही नहीं बच रही। इंक्रीज़ है इसलिए माइनस करना, यूँ करके हिंट दे देते हैं। ये इंक्रीज़ था, माइनस करना है, याद रखना है आप लोगों ने जब कैलकुलेशन की। अब नेक्स्ट आप देखें, वहाँ पर फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है और उसके साथ क्या, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है, उसके साथ क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज़। डिक्रीज़ के साथ जो साइन है अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि जब भी डिक्रीज़ होगा उसके साथ साइन प्लस का लगना है। और ये चूँकि फिनिश गुड्स है तो यहाँ पर पहले आए फिनिश गुड्स क्लोजिंग के अंदर और एहतियातन यहाँ पे आप लिख दें कि डिक्रीज़ हो रहा था इसलिए साइन प्लस का हम लगाएंगे इसके साथ। डिक्रीज़ की वजह से साइन प्लस का ये कॉलम थोड़ा सा खुला कर लेते हैं। ऑलराइट, अब जो फिनिश गुड्स की अमाउंट है जो लास्ट में लिखी हुई है वो है 30,700 30,700। वो आप पुट कर दें यहाँ पर, कितनी अमाउंट? 30,700। और इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। हमने क्वेश्चन शुरू से लेकर आखिर तक सारी रीडिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। सारी वैल्यूज़ को अपनी अपनी जगह पर हमने लिख दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अपने क्वेश्चन की शक्ल को व्यू करते हैं कि क्या कोई चीज़ रह गई है। ये हमारी स्टेटमेंट थी और हमने उसी स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए सारी चीज़ों को अपनी जगह पे लिखा। सिर्फ दो स्पेशलिटीज़ थी। हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि इंक्रीज़ के साथ माइनस लगाना है और डिक्रीज़ के साथ प्लस लगाना है। इंक्रीज़ चूँकि हुआ तो पहले कम था, इंक्रीज़ हुआ तो क्लोजिंग साइन बढ़ा, क्लोजिंग का साइन माइनस था इसलिए आपने माइनस लगा दिया। हल्की सी बात मैंने रिपीट कर दी, ऐसे डिक्रीज़ के साथ प्लस लगा दिया। अब आपने रूटीन के अंदर जैसे कैलकुलेशंस करते हैं वैसे ही आपने कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिटर्न हो रही हैं तो इसको भी साथ में शामिल करें। मटेरियल अवेलेबल के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसमें प्लस करते हैं परचेजेस को और रिटर्न्स जो हैं उन्हें लेस करना है और कुछ है नहीं। तो यूँ आपके पास मटेरियल अवेलेबल यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये साइंस क्यों, अच्छा डिवाइड नहीं है, हमने माइनस लगाना था तो माइनस लगा के यूँ आपके पास अमाउंट आ गई मटेरियल अवेलेबल की। आगे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है तो आपने आंसर में से लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके पास करंट वैल्यू आ गई और करंट वैल्यू जो है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट यूज्ड है, उसके आगे डायरेक्ट लेबर है और लेबर को क्या करते हैं? प्लस। तो आंसर में प्लस कर दें डायरेक्ट लेबर को तो आपके पास करंट वैल्यू आ गई। और ये जो करंट वैल्यू है ये प्राइम कॉस्ट है, उससे प्राइम कॉस्ट से आगे एफ ओ एच होता है। ये प्राइम कॉस्ट से आगे एफ ओ एच है, एफ ओ एच को क्या करते हैं? प्लस। तो आप आंसर में आपने प्लस कर देना है एफ ओ एच को, वो भी आपने लिख दिया। तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई है जो कि है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। उससे आगे वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है, वो है नहीं तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद जो यहाँ पर आपने साइन लगाया हुआ है ये इन्वेंट्री की चेंज की वजह से लगाया हुआ है। तो आप क्या करेंगे? जो पिछला आंसर निकला है उसमें माइनस कर देंगे 2450 जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई उसकी वजह से। तो हमारे पास वैल्यू आ गई डायरेक्ट किसकी? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की। यानी बगैर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग के आप डायरेक्ट जंप करके सिर्फ इन्वेंट्री में जो चेंज है उसको आपने एक्सेप्ट किया और कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने कैलकुलेट कर ली। बात समझ में आ रही है? सेम मैनर में वी डोंट हैव फिनिश गुड्स ओपनिंग, तो व्हाट यू विल डू, यू विल जंप एंड यू विल कैलकुलेट योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली। किस हिसाब से? क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो आपने आंसर में प्लस करना है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को और आपके पास फाइनल अमाउंट आ गई है। ऑलराइट जी, अब हमारे पास हमारा आंसर आ गया 958650। नॉर्मली ये बुक में गिवन होता है। क्वेश्चन का आंसर अब साथ में देखते हैं तो हमारे पास है 958650। प्रिंटिंग थोड़ी सी डाउन थी तो मैंने उसको एडिट करके ज़रा क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। 958650 यही आपके पास आंसर है। आपने इसी को ही आंसर
कंसिडर करना है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपसे जो लास्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इन दो चीज़ों को प्लीज़ देख लें। यही यूएसपी यानी यूनिक सेलिएंट फीचर है इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि इंक्रीज़ को माइनस क्यों करते हैं, डिक्रीज़ को प्लस क्यों करते हैं। आप में से कुछ लोग इस तरह भी होंगे, आपने एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, आपने बस इसको कंसिडर करना है कि जब भी इन्वेंट्री इंक्रीज़ होगी माइनस करना है, जब भी इन्वेंट्री डिक्रीज़ होगी प्लस करना है। लॉजिक इसमें क्या है कि इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब क्लोजिंग इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है तो भी इसका मतलब है कि क्लोजिंग डिक्रीज़, यानी इस टाइम पता चलेगा कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। ओपनिंग तो ख़त्म हो गई हुई थी, तो आपने साइन भी इसके साथ उसी तरह से लगाने। अगर इंक्रीज़ हुई मतलब क्लोजिंग इंक्रीज़ हुई, क्लोजिंग का साइन माइनस का, तो इसलिए माइनस बड़ी रकम होगी क्लोजिंग की तो माइनस लगा दिया। डिक्रीज़ हुई तो भी क्लोजिंग डिक्रीज़ हुई तो इसका मतलब साइन कौन सा बड़ा हो गया, ओपनिंग का। ओपनिंग का साइन प्लस होता है तो इसलिए प्लस लगा दिया। ये लॉजिक है और आपने बस इसको याद कर लेना है कि इंक्रीज़ को माइनस करना है और डिक्रीज़ को आपने प्लस करना है हमेशा तरह से। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने इसकी ओवरऑल एक व्यू ले लिया हुआ है। सारी हेडिंग्स लिख कर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल ली और उसके आंसर को हमने मैच भी कर लिया हुआ है। होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन directly ask me, you can text me, or you can comment over here. If there is any difficulty, you can directly meet me as well. Thank you very much for your time. For next solution of any question, we will meet again. Up till then, take care of yourself. Permit me. Thank you very much. Allah Hafiz.